चाय भी नहीं बना कर पी सकते, हाथ में पैसा नहीं जो हम चाय बना कर अपने बच्चों को दे दे, इतना भी नहीं है हमारे पास। तो ऊपर वाले से ये मांग रहे कि हमें मौत आ जा और हम जो है नहीं खत्म हो जा, नहीं तो हम आत्महत्या भी कर सके जो है इस मामले में। यहाँ का लड़के की हालत खराब हुई जब ये इंतकाल हुआ हमारे लड़के का। चोट पेट में लगी थी और तो इसका बुखार चढ़ गया, 10 तारीख में बुखार चढ़ा, 11 तारीख में इंतकाल हुआ। दोबारा से भी 3 दिन लोग का ले गए डॉक्टर का से, कह लगे इसका नमूनिया ज्यादा होगा, डबल नमूनिया होगा। घेड़ से इसके गले में बहुत ज्यादा, और सोचे मैं सो रही है, थोड़ी देर बाद देखा जी लड़की बस हंसने रही। 12-1 बजे के करीब डॉक्टर आवे, कभी कभी आते हैं यहाँ से ऐसे थोड़ी 1 बजे, रोज आवे, कभी कभार आके जो है वो भी 12-1 बजे आने के बाद इतना वो बच्चा जो है मेरा खत्म हो गया। अगर इसमें चले जाता एम्बुलेंस में बच भी सकता, सही टाइम पे जो है डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे हम, जैसे पुल पे गए, पुल पे बच्चे की जो है मृत्यु हो गई। इस जासत की वजह से इनका बुखार बनता है, उल्टी जस्ट होती है, बस ये लोग मर जाते हैं। सारे बुखार में पड़े हैं, मेरी छोटी सी बहन है की अभी बुखार में पड़ी, सारे एक मेरा भाई है वो भी बुखार में पड़ा। हालत खराब है जी, बहुत ही ज्यादा, रात को बहुत परेशान, बीमारी हो गई। सुना आपने, हक मांग रहा है मुजफ्फरनगर, और इसी मुजफ्फरनगर की मांग के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना खान। आपने देखा अभी कितना दर्द है इनकी जिंदगियों में, कोई जीना नहीं चाहता तो किसी के कलेजे का टुकड़ा चला गया है। आज इन्हीं आम हिंदुस्तानियों के हक की बात हम करेंगे। आज मुजफ्फरनगर अपना हक मांगेगा। रोते बिलखते लोग आज पूछेंगे कि 3 महीनों से नर्क जैसे हालात के बीच जीने की मजबूरी आखिर है क्यों? जहन से क्यों नहीं मिट पाया दंगों की उस रात का खौफ? उन राहत कैंपों में दिसंबर की कपकपाती ठंड जानलेवा साबित हो रही है, मासूम दम तोड़ रहे हैं, माओं की सिसकियां थमने का नाम नहीं लेती। बगैर बिजली, बगैर पानी, बगैर दवाइयों के 3 महीने से इंसान करा रहे हैं, इंसानियत करा रही है। बेबसी, लाचारी क्यों खत्म होने का नाम नहीं ले रही है? क्या ऐसे ही हिंदुस्तान का सपना देखा था आपने, हमने, हम सब ने? एक रिपोर्ट आप पहले देख लीजिए, उस दर्द को जरा महसूस भी कर लीजिए, और फिर होगी मुजफ्फरनगर के हक की बात। मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंप्स में सूरज निकलते ही हर सुबह इन चेहरों पर एक उम्मीद जगती है। उम्मीद अच्छा होने की, उम्मीद सूरत बदलने की। लेकिन चढ़ते सूरज के साथ जहन में उस रात का ख्याल आते ही उम्मीदें इनकार में बदल जाती हैं। इनकार इस बात का कि यही मरना गवारा है, अपने घरों को लौटना मंजूर नहीं। दंगों की उस रात की दहशत आज भी यहाँ के बच्चों की आंखों में दर्ज है। भरोसा ऐसा टूटा कि शायद यकीन पैदा होने में सदियां लग जाएं। बेबसी के बीच एक दूसरे को दिलासा देते 3 महीने से ज्यादा हो गए। दंगों के जख्म ही क्या कम थे कि नए जख्म जिंदगी को कपकपाने के लिए सामने हैं। साहिल, क्या होता है रात को आपको? रात को ये तूफान चला था, खड़का होता है, आए हमारे दरवाजे में, जरा हम दरवाजे खोल लेते ये अंगता आते नहीं दिक्कत है, ये आदमी वाले कट्टन। बहुत डर लगता है। हाँ, किस बात का डर लगता है? जी फुगाने वाले हैं, गिंडास का जी हमको मारते हैं। अच्छा, मार देंगे आपको? जी फुगाने वाले आकर तवल तुवल सब लेकर आए जी। रात को तो पर आए था जी, हाँ, हर दरवाजे में खड़का हुआ था जी। आधा दिसंबर बीत चुका है। ठंड की आफत मुजफ्फरनगर के इन तंबुओं की राहत को जानलेवा बना रही है। कहीं न कहीं से एक मनहूस खबर आ ही जाती है। कोई न कोई माँ सिसकने लगती है, किसी न किसी की गोद उजड़ जाती है। जिन मासूमों को देखकर कल की बेहतरी का यकीन होता था, आज वही मासूम प्रशासन की लापरवाही और मौसम की बेरहमी का शिकार हो रहे हैं। किसी का अरमान अधूरा रह जाता है तो कोई तस्वीरों को देखकर ही अब दिलासा दे रहा है। ठीक ठाक पैदा हो या, बढ़िया तौर रहा, फिर इसकी खांसी हो गई एकदम तक, फिर खांसी के बाद इसका निमोनिया होगा। यहाँ डॉक्टर आ रहा था, हमने इसको दिखाई, उन्होंने दवाई बना कर दे दी, मैंने तक कुछ आराम नहीं लगा, बस फिर इनका इंतकाल हो गया था 25 तारीख में। कितने दिन का था? 3 दिन का था।
गाड़ी आने के बाद में जो हम जैसे डॉक्टर के पास ले गए वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, हमने कहा भाई जल्दी करो आप जो यार डॉक्टर को बुलवाओ, हमारे बच्चे की जो नाजुक तबीयत है। वे हमें बोलने लगे कि अरे यार तुम जो खड़दू काट रहे हो, और खड़दू का है क्या काट रहे हो, जो बच्चे की हालत खराब होती जा रही है। हमारा बच्चे जो है अगर इसमें चले जाता एम्बुलेंस में बच भी सकता, सही टाइम पे जो है डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे हम, जैसे पुल पे गए, पुल पे बच्चे की जो है मृत्यु हो गई। आखिर सगीर क्यों न कोसे प्रशासन को? पिछले 3 महीने से बस अधिकारियों के दौरे ही तो देखते आ रहे हैं। इतने भरोसे के बीच ठंड से बच्चे मरते जा रहे हैं। तंबुओं में पसरी गंदगी, मेडिकल सुविधाओं की कमी और जानवरों के साथ रहते लोग। आखिर कब सुनी जाएगी इनकी फरियाद? किलकारियां कफन में खामोश होने लगी तो सुप्रीम कोर्ट तक ने डंडा चलाया। नतीजा कि प्रशासन के हाथ पांव फूले, फिर दौरे हुए, मीटिंग्स हुई और सीएम साहब ने फिर एक कमेटी बना दी। मदद करने का वो भी किया है, चिकित्सा और इलाज का इंतजाम कैसे बेहतर हो उस पर काम कर रही है। जिन बच्चों की जान चली गई उस पे भी कमेटी बनाई है, रिपोर्ट आएगी और कार्रवाई भी करेंगे। सीएम साहब ने कमेटी बनाकर कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। अगर पहले से ही राहत की गारंटी तय की जाती तो शायद आज दंगों के बाद इतनी मौतें ना होती। लोगों के लिए भले ही ये रिलीफ कैंप बना हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो यह कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। मौत की खबरों के बाद आला अधिकारी तो आ रहे हैं, लेकिन लोगों की जुबां पर बस एक ही बात है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, पहले आते तो शायद कुछ जाने जरूर बच जाती। तमाम सरकारी भरोसों के बावजूद लोग अपने घर लौटना नहीं चाहते। इन्हें डर है कि 7 सितंबर का काला इतिहास फिर से दोहराया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों प्रशासन इनमें भरोसा पैदा करने में नाकाम रहा है? इस सब के बीच क्या प्रशासन और सरकार का फर्ज नहीं बनता कि कम से कम इन तंबुओं की हालत बेहतर की जाए? जानलेवा हाड़ कपकपाती ठंड से निजात दिलाने के लिए फौरन इंतजाम किए जाएं, ताकि फिर कोई अनस, फिर कोई सूफियान और फिर किसी इकरा को वक्त से पहले इस दुनिया से रुखसत ना होना पड़े। हम दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द इनकी जिंदगी सामान्य हो सके और घरों में वापस जा सके, क्योंकि आने वाले समय में ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे में अगर यही हाल रहा तो इस रिलीफ कैंप का क्या होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ कुमार कुंदन, मुजफ्फरनगर, 24। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता और समाज के रहनुमा इस वक्त बतौर खास मेहमान मेरे साथ इस पेशकश में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अब्दुल हमीद नौमानी साहब, जो जमायत उलमा हिंद के प्रवक्ता सचिव हैं। मेरे साथ यहाँ पर कमाल फारूकी हैं, माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष। स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ यहाँ पर धर्मगुरु, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सुधींद्र भदौरिया जी बीएसपी से, अखिलेश प्रताप सिंह साहब कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है, और भुक्कल नवाब जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। भुक्कल नवाब साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, 100 दिन बाद भी पुनर्वास क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, ऐसा है कि जो मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था, वहां के वो मुजफ्फरनगर में 41 कैंप हमारे लगे थे। 41 कैंप में मुजफ्फरनगर में 40 कैंप जो हैं वहां से समाप्त हो चुके हैं, लोग वापस जा चुके हैं। सिर्फ एक कैंप रह गया है जिसका नाम है लोई कैंप। एक कैंप रह गया है, और उस लोई कैंप के कुछ लोग जो थे उन्हीं ने कैंप से हट के अलग उन्हीं ने अपना एक कैंप बना लिया जो कि ठंड एरिया में था। और वहां के जो निजी वहां के देखने वाले हैं, वहां की जो संस्थाएं हैं, उनकी खुद की अपनी रिपोर्ट है कि वहां के ऊपर 3 महीने में आज की तारीख तक सिर्फ अगर वहां के ऊपर एक्सपायर लोग हुए हैं तो सिर्फ 17 हुए हैं, और हमारी सरकारी रिपोर्ट कहती है कि कुल 11 हुए हैं। 11 और 17 का जो है बस इतना सा हेर फेर है कि हम 11 कहते हैं, वो 17 कहते हैं, और हम जो 11 कहते हैं तो वो भी नवाब साहब बेहतर होगा कि आप बात को आखिर में ना उलझाएं, और अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सरकार से जवाब मांगा था कि बच्चों की मौत भी हो रही है वहां पर। सुधींद्र भदौरिया जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, ये हालात क्यों? देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट का जवाब 21 तारीख को देने को कहा है। बहुत हो गया भुक्कल नवाब साहब, आप हमारी पूरी बात हो रही है। भुक्कल नवाब साहब, बहुत दिन हो गए आपकी बातें सुनते, बहुत दिन हो गए आपकी बातें सुनते। हाँ, सुनाइए, आप सुनाइए। बहुत दिन हो गए आपकी बातें सुनते। 40 बच्चों की रिपोर्ट एक मरतबा की है, और रोजाना बच्चे मर रहे हैं, और आप गलत कर रहे हैं कि एक कैंप है। अभी भी कैंप के अंदर बहुत सारे कैंप के अंदर लोग
इन्फॉर्मेशन नहीं आप रहे हैं और आप इसको हम लोग जो है लाशों पर राजनीति नहीं करते, लाशों को मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगी कि कृपया करके एक करके बोले, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मुद्दा है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, और जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आए कि आखिरकार हम क्या बात करना चाह रहे हैं। मैं आप सबको बराबर का मौका दूंगी और बारी बारी से मैं आप सबकी बात सुनूंगी। सुधींद्र भदौरिया जी को मैं यहाँ पर लाना चाह रही थी। सुधींद्र भदौरिया जी अपनी बात रखिए। एक बात हमें पूरी हो जाने दिए, एक बात सिर्फ हमें पूरी हो जाने बोलने नहीं देना चाहते। वहां के ऊपर जिस तरीके से 4 बच्चों को रिपोर्ट आया है, अगर जितने बच्चे मरे हैं अपनी निधि से 1 लाख रुपया देंगे अगर मरे होंगे, वरना ये लोग नेतागिरी करना छोड़ देंगे। चलिए हम इंतजार करेंगे कि आपका क्या रुख रहता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब औपचारिक तौर से आपकी तरफ से दिया जाता है। सुधींद्र भदौरिया जी को मैं लाना चाहूंगी, कृपया करके अब बाकी पैनलिस्ट को भी बोलने दीजिए। जी सुधींद्र जी। सब राजनीति रोटियां सेक रहे हैं बैठे हुए। देखिए बहुत अफसोस की बात है, 2014 बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि ये जो ठंड से, कड़कड़ाटी ठंड से और जो वहां पे सांप्रदायिक दंगे हुए, उनमें जो तमाम सैकड़ों की तादाद में लोग वहां हताहत हुए, जाने गई। पूरे देश को ये मालूम है कि 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर होके इधर उधर उत्तर प्रदेश में भटक रहे हैं, कुछ रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुजफ्फरनगर एक अभी हाल की घटना है, पर जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है 100 से ज्यादा छोटे बड़े दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। बरेली से लेकर प्रतापगढ़ तक आप चले जाइए, आपको सैकड़ों लोगों की जान जाने की जानकारी मिलेगी। और जहां तक मुजफ्फरनगर का सवाल है, जहां तक मुजफ्फरनगर का सवाल है, चाहे वो मुलायम कि आप लोग आंकड़ों में उलझाने की भी कोशिश मत कीजिए और आप लोग जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की भी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जिन आंकड़ों को आप गिना रहे हैं दंगों के, जो समाजवादी पार्टी के राज में हुए, अखिलेश यादव असेंबली में गिना रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी के राज में कौन से दंगे हुए। मेरा सवाल जरा सुन लीजिए आप, मेरा सवाल जरा सुन लीजिए सुधींद्र भदौरिया जी। उस इलाके में सांसद आपकी पार्टी की है, वो क्यों नहीं गई एक बार भी पीड़ितों के बीच? टोका नहीं। ये लोग लाशों पर राजनीति करते हैं। ये एक नतीजा है जो इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर विश्व हिंदू परिषद से गांठ की, और आज हम देख रहे हैं दिल्ली में जब लोकपाल पर भी बहस थी तो ये शिवसेना के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। मैं कहना चाहता हूं, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मामले की गंभीरता को आप लोग समझ नहीं रहे हैं और आप लोग सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक एजेंडा आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं बात कर रही हूँ मुजफ्फरनगर के हक की। मैं बात कर रही हूँ उन गरीब बेबस लोगों की जो पहले दंगों से पीड़ित हुए, और उसके बाद ये जो उदासीनता है, इसे मुझे सरकारी कहने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक उदासीनता है, ये हर दल की उदासीनता है जो कहीं ना कहीं मार रही है इन लोगों को। और मैं इंसानों की बात कर रही हूं यहां पर। एक बार मैं अखिलेश जी को यहां पर लाना चाहूंगी। अखिलेश जी, केंद्र में तो आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने क्या किया? आपके पास इतने आंकड़े हैं, आपके पास ये आंकड़े नहीं है क्या कि केंद्र ने क्या किया? 6 दिनों तक वहां हत्या, एक शुरू से गिना रहा हूं केंद्र ने क्या किया। 6 दिनों तक वहां पे लोग मारे जाते रहे। 6ठे दिन जब गृह मंत्री ने फोन किया प्रदेश की सरकार को, बात हो रही है, और उसके बाद रात को प्रधानमंत्री ने फोन किया, तब जाकर के, और उसके पहले इजाजतें दी जा रही थी, लोग मर रहे थे, मीटिंगें करने की दोनों तरफ की इजाजतें प्रदेश सरकार देती जा रही थी, कभी 3, कभी 4, कभी 5। जिस दिन गृह मंत्री ने फोन किया, प्रधानमंत्री ने फोन किया, उस दिन प्रदेश की सरकार ने पहली बार कर्फ्यू लगाया। और जब ठीक से डांट के कहा गया, ये वर्ड यूज किया गया था, किस भाषा में कहा जाता है, राज्यपाल से तुरंत रिपोर्ट मांगने को कही गई, फिर रातों रात फौज भेजी गई, तब कर्फ्यू लगाया गया। प्रदेश सरकार को क्या इसकी जान, मीडिया तक में रोज आ रहा है कि 3-4 लोग मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, टेंशन फैल रहा है, कर्फ्यू नहीं लगाया जा रहा है। सरकार खड़ी हुई है, आपके पास लौटूंगी, जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच दर्शकों को बता दूं कि बीजेपी के नेता संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद है। संबित, सवाल बीजेपी को लेकर भी है कि दंगों के आरोपियों का सम्मान क्यों? मेरी बात तो पूरी हुई नहीं, बीच में लोग शोर मचाने लगे।
तो मैं बता दूं वो दंगों के आरोपी नहीं है। जब तक किसी प्रकार का आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है वो किसी प्रकार के आरोपी नहीं कहलाते। अभी तक किसी कोर्ट ने उन्हें ये आप नई परिभाषा कर रहे हैं। जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है तब तक आरोपी होता है और आरोप सिद्ध होने के बाद दोषी हो जाता है शायद संबित। नहीं देखिए रुमा, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यहाँ बताऊं। जिस प्रकार से कांग्रेस और सपा सरकार ने एक बहुत सिलेक्टिव दृष्टिकोण दिखाया है कि केवल एक पार्टी के कुछ विधायकों को उन्होंने गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले में, एक संगीन मामले में, और हमने सबने देखा है, सीडी में भी देखा है कि बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग किस प्रकार का भड़काऊ भाषण दे रहे थे और किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे थे लोगों